दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत पुरानी और धुंधली याद से, जहां एक छोटा किम वन ह्यूकली सेवो को एक ऐसी जगह ले जा रहा है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। यह एक छुपा हुआ अंडरग्राउंड बंकर है। किम का चेहरा अंधेरे में ढका हुआ है, पर उसकी बातों में एक अजीब सा जुनून है। वो सेवू से कहता है कि यह जगह सिर्फ उन दोनों का राज है और उसे यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी आवाज बहुत गहरी और हिला देने वाली है। वो सियोवो को उस अंधेरे रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि बस मेरे साथ यहाँ रुक जाओ। जैसे ही उस बंकर की ठंडी और अजीब सी हवा सियोवो को चुभती है, उसके अंदर का डर जाग जाता है। उसे एहसास होता है कि उसे उस अंधेरे से डर नहीं लग रहा, बल्कि उसे डर लग रहा है उस लड़के से, यानी किन वॉन युग से। इसलिए वह वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक हाई स्कूल देखते हैं जहां बाहर तेज बारिश हो रही है। क्लासरूम के अंदर कुछ लड़कियां इस मौसम से परेशान हैं और बातें कर रही हैं। तभी एक लड़की की नज़र बाहर एक पुरानी और भारी भरकम मिलिट्री वॉल पर पड़ती है, जो इस तूफान में बहुत ही डरावनी लग रही है। वह सब बातें करती हैं कि इस दीवार को अब गिराया जा रहा है। तभी एक लड़की दबे पांव कहती है कि शायद यहाँ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ होगा, इसलिए इसे हटाया जा रहा है। दूसरी लड़की मजाक में कहती है कि शायद यहाँ भटकती हुई रूहें होंगी जो हमें दिखाई नहीं देती। यह सब सुनकर ली सीवू, जो अपनी डेस्क पर सोती हुई लग रही थी, अचानक से झटके के साथ उठ जाती है। सियोवू को इस तरह अचानक उठता देख वहां खड़ी एक लड़की डर जाती है और चिल्लाकर कहती है कि तुम इस तरह मेरे पीछे क्यों खड़ी हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बाकी लड़कियां सियोवू का मजाक उड़ाने लगती हैं और उसे एक मनहूस भूत बुलाती हैं। वह लोग इतनी गिरी हुई बातें करती हैं कि क्या ऐसे भूत को दर्द भी होता होगा। सियोवू बेचारी डर के मारे सिमट जाती है और अपना पेट पकड़ लेती है। स्कूल में सब उसे एक गंदी चीज की तरह देखते हैं जो किसी को नहीं चाहिए। सबको लगता है कि वह सिर्फ अटेंशन पाने के लिए यह सब नाटक कर रही है। सियोहू को लग रहा है कि उसकी हालत भी बाहर खड़ी उस पुरानी और बेकार मिलिट्री वॉल जैसी है, जिसे सबने छोड़ दिया है और जो अब एक कचरे के सिवा कुछ नहीं है। ली सरवन को लगता है कि उसकी जिंदगी उस पुरानी दीवार जैसी है, जिसे सब नफरत करते हैं और जो किसी काम की नहीं है। बस रास्ते का एक कांटा बनकर रह गई है। वह थकी हारी अपने घर पहुंचती है और धीरे से कहती है कि मैं आ गई हूं। पर उसके माँ बाप के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखती, बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और बेरुखी है। उसके पापा उल्टा उसे ही सुनाते हैं कि तुम्हें थोड़ा देर से घर आना चाहिए था। तभी उसकी कजिन चोई, जीवान बहुत गुस्से में वहां से निकलती है और उसे धक्का दे देती है। जीवान अपनी माँ से शिकायत करती है कि आप इसका कुछ करती क्यों नहीं, और अब जब छुट्टियां शुरू होंगी तो इसका वहां होना बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि कोई भी रिश्तेदार उसे अपने पास रखने को तैयार नहीं है। सियोवू यह सब चुपचाप सुनती रहती है और बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और सियोवू की मम्मी अंदर आती हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। वो माफी मांगती है और कहती हैं कि जीवन बस थोड़ी सेंसिटिव है, इसलिए उसने ऐसा कहा। सियोवू एक झूठी मुस्कान के साथ कहती है कि वह ठीक है। पर उसकी मम्मी को पता है कि घर का माहौल कितना खराब है। वो सियोवू को एक छोटा सा बैग देती हैं जिसमें रात गुजारने का सामान है और कहती हैं कि तुम थोड़े दिन किसी दोस्त के घर रुक जाओ क्योंकि यहाँ सबके बीच रहना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है। वो कहती हैं कि उन्हें बहुत बुरा लगता है जब वह सियोवू को इस तरह दर-दर कर जीते हुए देखती हैं। सियोवू बैग ले तो लेती है, पर यह बात उसे अंदर ही अंदर कचोट रही है कि सबको लगता है उसके बहुत दोस्त हैं, पर सच तो यह है कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है
और सीओ बिना किसी ठिकाने के सड़कों पर भटकने लगती है। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म पूरी तरह भीग चुकी है। वो चलते चलते एक पुराने ब्रिज पर पहुंचती है। यह वही जगह है जहां पर उसने सुना था कि किसी ने अपनी जान दी थी। वह नीचे देखते हुए सोचती है कि यह ऊंचाई तो कुछ खास नहीं है। तभी उसे उस पुराने बंकर की याद आती है, पर वह उन यादों को झटक देती है। अब बारिश इतनी तेज हो चुकी है कि उसके पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं बचा। तभी उसकी नजर नीचे घास वाली पहाड़ी पर बने एक लोहे के बंकर डोर पर पड़ती है। बारिश से बचने के लिए वो उस भारी दरवाजे को खोलकर अंदर चली जाती है और दुनिया से कट जाती है। बंकर के अंदर की हवा बहुत भारी और गीली है, जो उसकी स्किन पर चिपक रही है। जैसे जैसे वो नीचे उतरती है, उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंजती है। वहां एक वॉशरूम मिलने पर वो अपने कपड़े बदल लेती है और वहां रखे एक पुराने धूल भरे सोफा पर लेट जाती है। ये बंद जगह उसे अजीब तरीके से सुकून देती है। वो अपनी आंखें बंद करके बस ये दुआ करती है कि शायद कल का दिन आज से बेहतर हो। तभी उस गर्म और शांत हवा में एक धीमे से मेटल के रिगने की आवाज आती है। सीओवो की नींद अचानक खुल जाती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो सीढ़ियों की तरफ देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो भारी दरवाजा, जिसे उसने अच्छे से बंद किया था, अब वो थोड़ा सा खुला हुआ है और बाहर की हल्की रोशनी उस अंधेरी दुनिया में अंदर आ रही है। सीयू के अंदर एक ठंडी सी दहशत दौड़ जाती है। उसे पूरा यकीन है कि उसने दरवाजा बंद किया था। ये अपने आप नहीं खुल सकता। तभी उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आता है कि यहां कोई और भी है। वो इस बंकर में अकेली नहीं है। अचानक वहां की लाइट्स जलने बुझने लगती हैं और वहां की हवा एकदम गर्म और भारी हो जाती है। उस लंबे हॉल के दूसरे कोने पर सीओवू बिल्कुल पत्थर की तरह जम जाती है। अंधेरे से एक परछाई निकलकर बाहर आती है, जो बड़े ही मकसद के साथ उसकी तरफ बढ़ रही है। सीओवू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है जब वो देखती है कि उसने भी वही स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है, पर उस पर खून के गहरे धब्बे हैं। सीओवू के मुंह से एक चीख निकल जाती है। वो तुरंत मुड़ी और सीढ़ियों की तरफ भागी, पर जैसे ही उसकी उंगलियां दरवाजे के हैंडल को छूने वाली थी, वो भारी लोहे का दरवाजा एकदम से बंद हो गया। दूसरी तरफ से एक खून से सने हाथ ने उसे पकड़कर अंदर से बंद कर दिया था। अब वो दोनों उस अंधेरे और घुटने वाली गर्मी में कैद हो चुके हैं। उन तंग सीढ़ियों पर सीओवो को अपने पीछे खड़े किम वन ह्यूक की गर्मी महसूस हो रही है। उसका वजूद एक भारी बोझ जैसा लग रहा है। सीओवू का दिल किसी ढोल की तरह बज रहा है। वो धीरे से मुड़ती है और उसकी डर से फटी आंखें कि उन ठंडी और खाली आंखों से मिलती हैं। उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं और ये वही लड़का है जिससे दूर रहने की सलाह सबने उसे दी थी। पर सिर्फ वही एक था जिसके पास जाने की हिम्मत सीओवू ने की थी, और अब वो उसके साथ यहां कैद है। चारों तरफ गर्मी और सन्नाटा है। किम का चेहरा जख्मों से भरा है और उसकी शर्ट पर लगे वो लाल धब्बे सब कुछ बयान कर रहे हैं। वो दीवार का सहारा लेकर खुद को संभालता है और उसकी गहरी आंखें सीधा सीओवू को देख रही हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बंकर के उस बड़े स्टील व्हील को घुमाकर उसे हमेशा के लिए अंदर से लॉक कर देता है। सीओवू का शरीर ठंडा पड़ जाता है। उसे डर तो लग रहा है, पर उससे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि वो उसे पहचानती है। उसकी यादें उसे 10 साल पीछे ले जाती हैं, जब उसने एक हादसे में अपने माँ बाप को खो दिया था और वो अपनी मामी के घर रहने आई थी। एक अनजान दुनिया में वो सिर्फ अपनी कजिन ग्वान को जानती थी। वो गॉन और उसके दोस्तों के पीछे तो घूमती थी, पर अपने दुख की वजह से किसी से जुड़ नहीं पा रही थी। तभी एक दिन उसके कमरे के सन्नाटे को एक तेज चीख चीर देती है। वो हड़बड़ाकर उठती है और खिड़की से नीचे देखती है। उसे लगता है शायद किसी औरत के चिल्लाने की आवाज थी, पर नीचे सिर्फ एक अकेला लड़का बैठा हुआ था। उस दिन से सीओवू के अंदर एक अजीब सा लगाव जग गया। वो रोज अपनी खिड़की से उस पड़ोसी लड़के को देखती रहती
और उसकी खामोशी सियोवू का अकेलापन कम कर देती थी। आखिरकार एक दिन वो ग्वान से पूछ ही